तो साथियों, नमस्कार। मैं दिग्गज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मार्च का महीना का अकाउंट पर अब आपको डेढ़ माह कराने का प्रयास। हम राजस्थान अर्थव्यवस्था में भारत राजस्थान संस्थान की आर्थिक पढ़ने पढ़ाने और आंकड़ों के लिहाज से याद करवाने से जो कक्षा है हम सर आपको बताया कि भारत के परिप्रेक्ष्य क्या है, राज्य के परिप्रेक्ष्य एसडीपी क्या है, आर्थिक राज्यों जिलों में भी वक्त है उस नापने का प्रयास किया गया। लेक्चर्स में देखा था हमने केंद्र के स्तर पर एनडीपी और राज्य के स्तर पर अच्छे से आगे भी हम आंकड़े हैं प्रकार से हम याद करते हैं क्या कर सकते हैं आश्रित। हमने उसके बाद देखा पीसीआई पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रिक्ट की पर कैपिटा इनकम क्या होती। हमने मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और जो पर हम बात की, राज्य की रणनीतियों पर बात की थी, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की राज्य की के क्रम में क्या चैप्टर के ही क्रम में हम थोड़ा सा ये भारत के साथ क्या है, राज्य के साथ। उसके बाद हम देखेंगे जीएफसीए क्या है, कॉस्ट फिक्स्ड कैपिटल असेट्स क्या। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक सांख्यिकी डब्ल्यूपीआई क्या है होता है। देखेंगे कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। इन सब चर्चाओं को मेरा आप सबसे रहेगा कि कंसेप्ट हैं तो आप इसको आंकड़ों की आप बिल्कुल करें। इस प्रथम चैप्टर में जितने हैं उस एक पेज के अंदर जब इसको चौथी और एक पेज के अंदर आप इसको याद कर पाएँ। आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं क्या है जीवीओ को और जीएसवीओ को एसडीपी पे चर्चा कर लें कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कंसेप्ट जो है वो आने के पीछे कारण दिए कि जीडीपी जो है वो ओवरऑल की बात उत्पादन की, अगर किसी सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ हो रही है, जैसे क्या फार्मा सेक्टर, क्या की सर्विसेज, हम इसी प्रकार से वर्ष इस वर्ष के कितना ग्रोथ रेट हुई है, तो जब हम इसको देखने का प्रयास करेंगे सफल नहीं होगा। ये जो नवीन ESV ग्रोथ स्टेट को लाया गया, ये भी एक नवीन और ये भी आर्थिक विकास को माप ESV में क्षेत्रवार उत्पादन क्या हुआ है और उसकी वृद्धि दर क्या क्या है। जीडीपी में अब जो जीडीपी और जीएसवीए है, राज्य के संदर्भ में बात करेंगे तो और केंद्र के संदर्भ में बात करेंगे जीवीए। इसमें दो पक्ष समझने पड़ेंगे, एक तो उत्पादक का पक्ष उत्पादन करता है और दूसरा पक्ष जो उपभोक्ता का पक्ष। उपभोक्ता के या कंज्यूमर के साइड से जब भी हम गणना को करते हैं तो हम जीडीपी की गणना करते हैं।
और जब उत्पादक के पक्ष से करते हैं, जो भी करता है, उत्पादन किया है, उसको जब हम समझने का प्रयास करते हैं या गणना की प्रयास करते हैं, तो हम उस प्रयास को ए से करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जीडीपी जीएसडीपी अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष को वो उपभोक्ता पक्ष की गतिविधियों को है। एज इट इज लाइन है, इसको समझ लें कि जो जीडीपी है वो मांग यानी डिमांड पक्ष से संबंधित और उपभोक्ता के पक्ष से संबंधित। उसके बाद जो जीवीए है और जो जीएसवीए है वो उत्पादक से संबंधित है, प्रोड्यूसर से संबंधित, और आपूर्ति पक्ष यानी कि सप्लाई साइड को ये दिखाती है। एज इट इज इसको रखें। भारत में प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पादक के योगदान को हम जी ए या जी राज्य में देखें तो जीएसवीए के माध्यम से ना। अब यही चीज जो है कि भाई जीवीए और जीएसवीए को क्यों लाया गया, व्यक्तिगत जो उत्पादन हो अलग पैरामीटर की प्रति जीडीपी में नहीं नाप सकते कि हम लेके आए हैं, हम ऑटो फार्मा सब देख पाते थे। ये क्या है, आर्थिक संकेतक के सब बता दी कि भाई ये क्षेत्रवार उत्पादन और वृद्धि क्षेत्रवार वृद्धि दर क्या रही है वो बताने में ये सहायक होता है। होता कैसे है, मूल्यवर्धन क्या चीज़ है, तो अभी भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक फिनिश गुड के तक पहुंचने में किन किन चीज़ों का हम उपयोग करके हम इसके अंदर मूल्यवर्धन करते हैं। समझ लेते हैं कि स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष 7.73 लाख करोड़ था, वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि 7.73 लाख करोड़ जो कि 6.29% की वृद्धि दर के साथ, ये 6.29% की वृद्धि दर के साथ 8.22 लाख करोड़ ये गया है सकल मूल्य राज्य गया है। पिछले वर्ष कितना था कि 7.33 लाख करोड़ था। इस वर्ष कितना है कि 8.22 लाख करोड़। उसके बाद में देखेंगे कि ये स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर कितना है कि 14.7 लाख करोड़ था। प्रचलित कीमतों पर 17 लाख करोड़ था, जो कि 2024-25 में 15.70 लाख करोड़ 15.70 लाख करोड़। तो समझेंगे कि वर्ष 2023 में स्थिर कीमतों पर राज्य का जीएसवीए 7.73 लाख करोड़ था, 7.73 लाख करोड़ था, 7.73 लाख करोड़ था, जो 6.29% की वृद्धि दर से 6.29% की वृद्धि से 6.29% की वृद्धि दर से 8.22 लाख करोड़ 2024-25 हो गया है। 8.22 लाख करोड़ 2024-25 कीमतों पर बात करेंगे तो वर्ष 2023-24 में राज्य का जीएसवीए 14.17 लाख करोड़ 14.17 लाख करोड़ था, जो कि 10.83% की वृद्धि दर के साथ 10.83% के साथ 15.70 लाख करोड़ 2024 गया है। 15.70 एक बेसिक सा ये है कि राज्य जो जीडीपी है या जीएसडीपी, उसमें जब हम उत्पादों के ऊपर सब्सिडी देते हैं तो जोड़ दिया जाता है, और राज्य सरकार जो उनके ऊपर टैक्स लगाती है या केंद्र सरकार जो उनके ऊपर टैक्स लगाती है उनको घटा के हम जीएसवीए को निकालते हैं। बेसिक सा है ज़्यादा इंजीनियरिंग की। जो जीडीपी होती है उसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी दी जाती है और उसके बाद में जो कर लगाया जाता है उसको घटा दिया जाता है, इससे जीएसवी प्राप्त हो जाता है। जीएसवीए जो है वो हमारी प्रोड्यूसर को दिखाता है, और आपके प्रोड्यूसर को दिखाने के साथ साथ इसमें अंदर ये आपूर्ति पक्ष को दिखाता है, सप्लाई साइड को, और जीडीपी जो है वो डिमांड साइड को दिखाती है और कंज्यूमर साइड को दिखाती है। इतनी बेसिक, इन आंकड़ों पे आप ज़्यादा चिंतित, हम अगले लेक्चर में या उस लेक्चर में तो आधा घंटे का एक कंसेप्ट लाएंगे, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। पिछली बार हमने बताया था कि राज्य की जो जीडीपी है वो 9.06 लाख करोड़ है 2024-25 में, और 17.04 लाख करोड़ है जीएसडीपी राज्य की। 9.06 लाख करोड़ वृद्धि दर आपको अब तक याद बताई दी है, 7.82% वृद्धि दर के साथ है। और प्रचलित कीमतों पर देखें तो 12.2% के साथ में
17.04 लाख करोड़ ये जीएसडीपी है। अब देखेंगे कि ये जो जीएसडीपी है ये जीडीपी से अधिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कर शामिल हैं। आप देखिए कर शामिल हैं इसके अंदर, इसलिए आंकड़े जो ज़्यादा हैं। और इसके अंदर देखेंगे तो इनकी संख्या और आंकड़े कम हैं इसके बनिस्पत में। क्यों? क्योंकि इससे करों को निकाल दिया गया है राज्य सरकार, तो इसीलिए जीडीपी अधिक और आपके जीवी ये जो कम है। अब समझे, सिंपल सी बात है कि एक हमको निर्माण करना है किस आइसक्रीम का, समझे। ये काफ़ी जगहों पे यही समझाया हुआ है, इसलिए हमने भी इसको समझा दिया है। हमने बिस्कुट का एग्जांपल हटा के हमने भाई आइसक्रीम बना दी। तो गन्ना लिया, 20 रुपये लिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, छोटा लिखा होगा, ये 20 रुपये का अपन ने गन्ना लिया। और सारी कहानी जो है वो 20 रुपये से 100 रुपये तक के पहुंचने की। अब इस तरह देखेंगे कि कुछ लोग गए, गन्ना लिया, शुगर केन लिया, शुगर केन से आपकी जो गन्ना की फैक्ट्री है उसमें मैन लगाया, मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए, सब चीज़ें लगा के उसके अंदर मूल्य का वर्धन किया चाहिए। सब के बाद उसके अंदर शक्कर बनाई गई। ये शक्कर बन गई। अब शक्कर बनने के बाद इस शक्कर का अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग यूज़ किया जाएगा। अब ये जो 20 रुपये थे उसके अंदर जो मैन है, मटेरियल है, लेबर है, सप्लाई है, या जो भी इक्विपमेंट, उनसे मूल्य वर्धन करके ये 1 किलो शक्कर जो है वो 50 रुपये की किलो हो गई। जो भी किलो था ये 50 रुपये इसके अंदर मूल्य। इससे इस स्तर में आने पर इसके अंदर 30 रुपये। ठीक है। अब इस स्तर पे हमने एक आइसक्रीम तैयार करी अगला, तो वो आइसक्रीम जो थी वो 100 रुपये की थी। एक है, दो है, कितनी है? 100 रुपये है। समझे कि भाई मूल्यों का वर्धन कैसे होता है। तो यहाँ पर ये 100 रुपये की हो गई, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट यूज, लेबर है, और जो भी इसके अंदर आप जो यूज, वो सब लगाने के बाद इसमें 50 रुपये का वर्धन हुआ। ये 100 रुपये। कहानी क्या है कि 20 रुपये से 100 रुपये बनने में के अंदर 80 रुपये का मूल्य वर्धन हुआ है। ये सिंपल कंसेप्ट है मूल्य। तो टोटल इनपुट में जितना पैसा लगा हुआ है वो टोटल आउटपुट कितने का हुआ है उसको जब हटा देंगे जीवीए मालूम पड़े। ऐसे ही हम किसी भी का स्पेसिफिक निकाल सकते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका निकाल सकते हैं, फार्मा सेक्टर है निकाल सकते हैं, और भी कोई अन्य सेक्टर है उनका हम निकाल सकते हैं। तो ये मूल्य वर्धन का अब स्थिर और प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान देखें राज्य के संदर्भ में, तो कितना है, क्या है? ज़्यादा परिवर्तन है नहीं, पिछले वर्षों में ये थोड़ा क्रमिक रूप से रहा है। स्थिर और प्रचलित कीमतों पर देखेंगे और तो ये याद भी अच्छी तरीके कि स्थिर कीमतों पर देखें तो कृषि का, उद्योग का, सेवा का, और प्रचलित कीमतों पर देखें तो कृषि, उद्योग और सेवा का क्या क्या है। ये स्थिर और प्रचलित आपको पिछले वाले वीडियो की तरह समझाया गया था। तो इसको पहले ये जो अंक हैं इनको याद करने का प्रयास करें। इसके बाद के अंक को ऑटोमेटिक धीरे धीरे जब अपन अगले चैप्टर्स में जब चलेंगे, जब कृषि का चैप्टर्स पढ़ेंगे, वापस ये आंकड़े रिपीट होंगे। उद्योग का पढ़ेंगे तो ये वापस आंकड़े रिपीट होंगे। फिर सेवा का पढ़ेंगे तो भी ये आंकड़े रिपीट होंगे। तो ये अच्छे तरह से दिमाग में बैठ जाएंगे कि कृषि का कितना योगदान है, सेवा का कितना योगदान है, और उद्योग का कितना योगदान है। तो हम देखेंगे कि पहले याद करें, कृषि में 26, उद्योग में 28 और 45। तो 26, 28, 45 कृषि, उद्योग, सेवा। कृषि 26, उद्योग 28, सेवा 45। तो कृषि 26, उद्योग 28, सेवा 45। तो 26, 28, 45 स्थिर कीमतों पर है। 26, 28, 45, 26, 28, 45, 26, 28, 45, ये याद करने का प्रयास करें। ये भी हम धीरे धीरे दिमाग में बैठाएंगे। टोटल कितना है? 26.54 है कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर। उद्योग में 28.39% है, उद्योग में 28.39% है, और सेवा क्षेत्र में 45.7%। तो 26, 28, 45 स्थिर कीमतों। अब आ जाए हम प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर कृषि में 26 वो का वही, सेवा में वो का वही 45% है, लेकिन उद्योग में ये 27% हो रहा है, यानी कि इन पॉइंटों में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है। तो देख लेंगे। तो 26, 27, 45 ये प्रचलित कीमतों पर है कि 26, 27, 45, 26, 27, 45, 26, 27, 45 जो है वो प्रचलित पर है। पूरा देखें तो 26.92, 27.16, 27.16%, 45.92%। देखें मोटा मोटा स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कृषि लगभग समान है।
26 है। उद्योग में 27 प्रचलित कीमतों पर है, 27 सॉरी स्थिर कीमतों पर 27% है, और उद्योग जो है प्रचलित कीमतों पर 28% के आसपास। और जो सेवा क्षेत्र है वो दोनों में 45% के आसपास है। ये ऐसे याद करने की कोशिश करें कि कृषि जो है स्थिर कीमतों पर 26, उद्योग में हम 27% हैं, और सेवा के अंदर 45%। और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 26 कृषि में है, 28 उद्योग में है, और 45 जो है वो सेवा में है। बढ़िया याद करा देंगे इसको आप निश्चिंत। ये कंप्लीट इस प्रकार से देखेंगे योगदान। मतलब 100 रुपये में से हम देखें तो स्थिर कीमतों पर देखें तो 26 रुपये कृषि से आता है, 28 रुपये उद्योग से आता है, और 45 रुपये सेवा क्षेत्र से आता है। ये समझने का प्रयास करें तो वही 26, 28, 45, इसकी वृद्धि दर अब यहाँ तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम चलेंगे कृषि में वहाँ की वृद्धि दर देखेंगे, जब हम समझ लेंगे। अभी तो मैं इसको फिलहाल पढ़ देता हूँ कि जो स्थिर कीमतों पर है वो कृषि की वृद्धि दर कितनी है, 5.505%। उद्योग की कितनी है, 5.77%। सेवा की कितनी है कि आपकी 7.83%। सर्वाधिक वृद्धि की स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि पूछे जीवीए की तो कितनी है, क्या आपके सेवा सेक्टर की। उसके बाद कितनी है कि उद्योग की है, और उसके बाद कितनी है तो आपके कृषि की है। प्रचलित कीमतों पर बात करें तो वही 26, 27, 45, 26, 27, 45, 26, 27, 45 है। सर्वाधिक वृद्धि दर की बात की जाए तो आपके 12.29% सेवा की है प्रचलित कीमतों पर। उसके बाद में कृषि की है 11.44%, 11.44%। और उसके बाद हम उद्योग की है प्रचलित कीमतों पर 7.88%। तो वही 26, 27, 45। और इसको अपन याद करने का भी देखेंगे। ये राशियां तो आपको वैसे याद रहनी नहीं है। 8.22 और 15.70 वो अपन ने देख ही लिया है कि हमारा जो जीएसवी है वो कितना है कि 8.22 लाख करोड़। और इधर जो स्थिर कीमतों पर 8.22 लाख करोड़ है, और प्रचलित कीमतों पर 15.70। कोई चीज़ इसमें आगे देखें तो वही क्षेत्रवार योगदान का तुलनात्मक विवरण देखेंगे। वही वृद्धियां बता रखी हैं, वही बता रखी है। तो देखेंगे कि वही 26, 28, 45 स्थिर कीमतों पर, 26, 28, 45। और 26, 27, 45 जो है, 26, 27, 45 जो है प्रचलित कीमतों। तो ऊपर नीचे 26 है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और दो दो यहाँ लगा हुआ है तो 9 2 है। तो इस प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजी लगा के अपन याद करने का प्रयास करेंगे। और जो 9.2 यहाँ पर प्रचलित कीमत में कृषि पे है, वही आपके 9.2 यहाँ पर है। तो ऐसे कुछ कोशिश करके इसको याद करने का अगले वीडियो याद हो जाएगा, बैठ जाएगा। 26, 28, 45 स्थिर कीमतों पर, 26, 27, 45 आपकी प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, ये वृद्धि दर है। ये सेक्टर स्पेसिफिक जब अपन देखेंगे उसमें देख लेंगे। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र है। कल अपन दिखाई दे रहा है सर्वाधिक क्षेत्र सेवा का है। अब प्रचलित कीमतों पर देखें कि जो योगदान दिया गया है कि भाई कृषि के क्षेत्र में के जो उप क्षेत्र हैं उनमें क्रम पूछा जाता है कभी कभार। और हाल ही में शायद पिछले साल ही ये पशुधन का प्रतिशत पूछ लिया योगदान में, फसल का पूछ लिया। लेकिन हम उस पर जाने का प्रयास करें, रहती नहीं है इतनी चीज़। लेकिन एक बार पढ़ देंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, 2 4 बार लिख लेंगे तो वो दिमाग में सामने जब ऑब्जेक्टिव आएगा वो बैठ जाएगा। तो कृषि क्षेत्र में अगर योगदान देखें क्रमवार तो सबसे पहले हम देखेंगे पशुधन जो है वो लगभग 12.60 के आसपास, 12.60% के आसपास। अब 59 तो है, वो 12.60 ही अपन याद रखें कि पशुधन का जो प्रचलित कीमतों पर बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर हम प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कृषि के अंदर हमारा जो है वो 12.60 या 12.59 अपन को ध्यान रहे वो पशुधन का है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा क्षेत्र है वो फसल का आता है। फसल का योगदान आता है लगभग 12.43 के आसपास, 12.43 के आसपास। याद तो रहेंगी नहीं, मैं बोल देता हूँ, 12.43 फसल का। फिर उसके बाद हम फॉरेस्ट्री यानी वानिका का दिखाएंगे 1.77%, 1.77%। फिर उसके बाद मत्स्य। तो इसको समझें कि सबसे पहले खेत में सुबह उठे, बहुत सारे जो साथी हैं वो कृषक हैं, मतलब ग्रामीण परिवेश में आते हैं, हम समझ। पहले उठे तो हमें हमारे डायरेक्ट मतलब हमारे पशुधन दिखे। उसके बाद हमने हमारी नज़रें फसल की ओर फेरी। उसके बाद हम थोड़ा जंगल में चले गए वानिकी में, और उसके बाद हम मछली मतलब तालाब के पास मछली पकड़ने के लिए चले गए। तो पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य, ये क्रम याद रखें। योगदान उप क्षेत्रों का सीएसवीए में, उप क्षेत्रों का, कृषि के उप क्षेत्रों का जो योगदान है प्रचलित कीमत पर वो पशुधन का है। पशुधन के बाद में फसल का है। फसल के बाद में मत्स्य पालन का है, सॉरी वानिकी का है। वानिकी के बाद में हम मत्स्य का।
ऐसे ही हम उद्योग में देखेंगे तो उद्योग में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का है। विनिर्माण में 15.58% है, सॉरी 11.58% है विनिर्माण। फिर विनिर्माण के बाद कंस्ट्रक्शन का यानी निर्माण का, फिर उसके बाद खनन उत्खनन, उसके बाद विद्युत का। आप इसको कैसे ये बना सकते हैं, पी नी ख वी। अब ये भी बना सकते हैं, आपको रह जाएगा दिमाग में याद, पी नी ख वी। ऊपर प फ व म, जो भी आपको लगे कि इनिशियल लेके इसको बना सकते हैं, मतलब याद हो जाएगा वैसे। विनिर्माण, फिर विनिर्माण के बाद निर्माण, निर्माण के बाद खनन, खनन के बाद विद्युत, ये क्रम याद रह जाता है। सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र में हम देखेंगे सबसे, हाँ, व्यापार होटल रेस्टोरेंट। व्यापार होटल रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा उपक्षेत्रों में GSVA में स्थान है, व्यापार होटल और रेस्टोरेंट। के बाद जो आपकी स्थावर संपदा, आवास और व्यावसायिक सेवाएं हैं, स्थावर संपदा, आवास एवं व्यावसायिक सेवाएं हैं, वो सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र का स्थान रखती है। उसके बाद अदर सर्विसेज हैं, उसके अंदर अदर सर्विसेज के बाद में परिवहन है, परिवहन के बाद लोक प्रशासन वाला क्षेत्र है। ये सब चीज़ें जब हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, 40-42 जब लेक्चर हो जाएंगे लेक्चर्स के, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंतित हो। खाना पूर्ति की वजह से ये बताना पड़ता है पहले चैप्टर में कि भाई कितना कितना योगदान किस किस के क्षेत्र में है और किस कितना कितना योगदान उप क्षेत्रों में, तो क्रम अपन ध्यान रख लें। अब इसको आगे देखते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है ग्रॉस फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको समझने से पहले कि GFCF क्या है, तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है इसको दो तरीके की हमारी इकोनॉमिक्स में हम कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम में लेते हैं। पूंजी निर्माण कैसे होता है, फिक्स्ड पूंजी, सब जो वस्तु हैं, तो एक तो भवन वगैरह होते हैं, मशीनरी होती है जो फिक्स्ड लगी हुई रहती है। दूसरी जो कैपिटल्स होती हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह भी होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ जो सरकार बात करने का डॉक्यूमेंट बात करने का प्रयास कर रहा है वो है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो फिक्स्ड रूप से हैं। हम रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में जो बात करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं और फिनिश गुड है उसको नहीं लेते हैं हम यहाँ पर। बिल्डिंग्स को और मशीनरी जो हमारे उसमें पूंजी निर्माण में लगी हुई है उनकी बात करने का प्रयास करते हैं। एक वर्ष से अधिक की जो भी हमारी संपत्तियां होती हैं उनको हम GFCF में शामिल करते हैं। इसमें हम सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा जो पूंजी लगाई गई है और जो स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया गया है उनको लेते हैं। चाहे सरकार ने पैसा लगाया हो, चाहे राज्य ने तो निजी क्षेत्र है उसने पैसा लगाया हो, उन दोनों पैसे लगा के उनसे जो पूंजी का निर्माण हुआ है, जो स्थायी पूंजी का निर्माण हुआ है, जो एक वर्ष से अधिक के लिए हुआ है, उनको हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो सरकार और निजी क्षेत्र की स्थायी परिसंपत्तियां बनाई हैं वो लेंगे। आकलन है कि एक साल में कितना उन्होंने लगाया है, GDP के परिप्रेक्ष्य में कितना इन्होंने लगाया है, वो देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ देता हूँ कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का एक आकलन है। साहब एक आकलन है। स्थायी परिसंपत्तियों से यहाँ तात्पर्य क्या है कि जो संपत्तियाँ एक वर्ष से अधिक के लिए, तो बिल्डिंग बनाई है, रोड बनाया है या कुछ भी बनाया है वो एक साल के लिए बनाया है, या कोई मशीन लाए हैं हम वो एक वर्ष के लिए लेके आए हैं, तो सृजित परिसंपत्तियों में से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। भाई हमने जो नई संपत्तियां बनाई जो हमारे काम में आ रही है और नया उत्पादन कर रही है, और जो पुरानी संपत्तियां हैं वो उत्पादन के कार्य में यूज नहीं हो रही है, अनुत्पादक हैं, उनको घटा दिया जाता है। और जो मतलब जो सृजित परिसंपत्तियों, विस्तारित परिसंपत्तियां जो हमारे काम की नहीं है उनको घटाकर हम इसको प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि प्रचलित कीमतों पर ये कितना था 2023-24 में, और 24-25 में ये कितना है देखते हैं। तो 4.1 लाख करोड़, 4.1 लाख करोड़ 2022-23 में था, ये 23-24 में, 22-23, 23-24, ठीक है। तो 4.1 लाख करोड़ था, और उसके बाद में ये 4.48 लाख करोड़ हो चुका है। तो 4.01 लाख करोड़ था प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो था वो पिछले वर्ष जो था वो 4.1 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 4.48 लाख करोड़ हो चुका है। निजी क्षेत्र की इसके अंदर जो हिस्सेदारी है वो 78.27% है। निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो 78.72% है। और सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार की है
वो 21.73% है, 21.73% है GFCL। तो 78.27% जो हिस्सेदारी है, मतलब हमारे यहाँ पे परिसंपत्तियों निर्माण करने में, वो निजी क्षेत्र की अधिक है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है तुलनात्मक रूप से कम है। निजी क्षेत्र की कितनी है पूछे तो बताएंगे 78.27%, 78.27%, और सार्वजनिक क्षेत्र की पूछेंगे तो 21.73%, 21.73% ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण है। तो वर्ष 2023-24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण 4.8 लाख करोड़, ये 23-24 के अंदर जो आपके सकल स्थायी पूंजी निर्माण है 4.48 लाख करोड़ अनुमानित है, जो कि हमारी जीडीपी का, राज्य की जीडीपी का 29.45% है, 29.45% है, 29.45। हमारे यहाँ पे जितने भी जो ये मशीनरी हैं और ये जो है, वो हमारी जीडीपी का जो है वो 29.45% है, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो या वो आपके सरकार के क्षेत्र का हो। 29.45% वो हमारी जीडीपी का है। राशि के रूप में पूछे तो 4.48 लाख करोड़, 4.48 लाख करोड़, 4. वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर जो है वो 11.65% है, 11.65% है, 11.65% है। अब देखते हैं कि स्थायी परिसंपत्तियां जो हमने सर्जित की है 1 वर्ष से अधिक के लिए, और जो निस्तारित है जो हमारे उपयोग में नहीं आ रही है, उसको हम जब घटा देते हैं इसके अंदर से, तो ये स्थायी परिसंपत्तियां सर्जित परिसंपत्तियों में से जो निस्तारित परिसंपत्तियां हैं उनको घटाने पर प्राप्त होती है, वो स्थायी परिसंपत्ति है। निजी क्षेत्र की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक है, हमने बताया है। अब क्षेत्रवार योगदान देखें, इसके अंदर की सर्वाधिक क्या क्या संपत्तियां बनी हैं, तो निर्माण संबंधित सबसे ज़्यादा बनी है। उसके बाद आवास बने हैं रहने के लिए। उसके बाद पब्लिक जो प्रशासन होता है, लोक प्रशासन वाली जो चीज़ें हैं वो बनी है। और उसके बाद विनिर्माण जो है वो पंजीकृत हुए हैं। तो हम देखें तो नी आ लो वी, इसको याद करें। नी से आपके निर्माण, आ से आपके आवास, लो से आपके लोक प्रशासन, और वी से आपके विनिर्माण पंजीकृत। ये ध्यान रख लेंगे कि निर्माण, आवासीय, लोक प्रशासन और विनिर्माण, निर्माण, आवासीय, लोक प्रशासन और विनिर्माण, जो इस क्रम में अपन को क्षेत्रवार योगदान स्थायी पूंजी निर्माण के लिए हुआ है सबसे ज्यादा निर्माण में, के बाद आवास में, आवास के बाद में लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन के बाद में विनिर्माण में। बाकी शेष विनिर्माण, संचार, कृषि, ध्यान रखने की नहीं, एक बार देख। अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसी के अंदर पहले चैप्टर में, वो है राज्य की मूल्य सांख्यिकी। मूल्य सांख्यिकी क्यों डिपार्टमेंट है बाकायदा, इसका बाकायदा ये अर्थ ये जो है उसके अंदर सांख्यिकी विभाग के रूप में काम करता है, सॉरी डायरेक्टरेट के रूप में है, वेबसाइट भी देखेंगे। तो एक सीपीआई, अब इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा, इसको समझ जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। वस्तुएं कभी तो महंगी हो जाती हैं, कभी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। इसको समझने के लिए राज्य क्या है, मूल्य सांख्यिकी या मूल्य सूचकांक उपयोग करता है। एक बार पढ़ते हैं इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर हम सीपीआई को भी समझ, थोड़ा सा बेसिक कोर कोर इकोनॉमिक्स के रूप में नहीं समझे, केवल हमारे काम का जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है उसको समझने का। किसी निश्चित समय अवधि में दौरान किसी क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं के मूल्य स्तरों में, अब मूल्य स्तर जो होता है 4 से 5, भारत ने मौद्रिक नीति में बताया गया है कि मूल्य स्तर 4 से 5 के बीच, 6 के बीच रखा जाता है। तो मूल्य स्तरों में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन मूल्य सूचकांक द्वारा नापे जाते हैं। उपभोक्ता, अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो उपभोक्ता के पक्ष से देखते हैं आप और हम। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। अब थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है वो भी देखेंगे। अब राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, यहाँ पर है, मैंने डायरेक्टेड कहा ना, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जो है वो साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक वो खुदरा मूल्यों का आंकड़ा ले रही है। कब से ले रही है? सन 1957 से ये आंकड़ा ले रही है। आंकड़े क्यों लिए जाते हैं? ताकि प्लानिंग बना सकें, प्रोग्राम बना सकें, इसलिए आंकड़ों को ले रही है। राज्य में चयनित केंद्रों से नियमित संग्रह। अब यहाँ पे हम सबसे पहले राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक को समझें। उससे कोई भी वस्तु है का किसी ना किसी स्तर पर उत्पादन होता है, यानी कि प्रोड्यूसर के पास से उत्पादित होती है। तो ये यहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, आता है कि भाई उत्पादन में कितना हुआ, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से देखते हैं। उसके बाद में वो वस्तु होलसेल में आती है, थोक में, तो डब्ल्यूपीआई देखा जाता है।
WPI से हमारे दुकानों पर, मतलब होलसेल से हम रिटेल शॉप में आते हैं, तो रिटेलर्स के बाद देखते हैं बढ़िया किराने की दुकान पे, तो रिटेलर में, उसके बाद उस रिटेलर से कंज्यूमर जो है वो यहाँ पर चीज़ों को खरीदता है, तो हम CPI देखते हैं। तो ये WPI और CPI कंसेप्ट की हम अभी आगे तुलना भी देखें। ये मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों देखते हैं। मुद्रास्फीति का इससे मापन देखा जाता है। मासिक आधार पर राज्य के अंदर जो है वो ये मूल्य सूचकांक जो है WPI वो मासिक आधार पर जारी किया जाता है। जो WPI है उसमें हम केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं, सेवाओं को इसमें करते हैं। वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सेवा का क्षेत्र जो हमारे GSVA में है वो बढ़ रहा है, इसीलिए कोई ना कोई नवीन पिरामिड जरूरी है। ये CPI को नापने के लिए, सॉरी, सेवाओं को नापने के लिए हम WPI के स्थान CPI को लेके आए हैं। आगे देखते हैं। तो वही कहानी है कि मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान निकाला, बनाया, बनाने के बाद वो होलसेलर के पास आया। तो जब यहाँ से निकला तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के रूप में यहाँ नापा जाता है, ये लेकिन अभी हमारे काम का नहीं है। फिर वस्तुएं चलती हैं, होलसेल में आती हैं, थोक में देखते हैं। तो यहाँ पे जो जब भी हम महंगाई की गणना इस आधार पे करेंगे होलसेल पे, तो WPI के रूप में नापते हैं। उसके बाद में रिटेलर के पास में वो वस्तु आ गई, और वो वस्तु रिटेलर से आपके शॉप, जो आपके जो भोक्ता है उसके, अब वो वस्तु वहाँ से चली, जब वो 10 रुपये की थी, वो सारे इनपुट लगने के बाद में वो 20 रुपये की या 15 रुपये की होगी, वो कहानी तो आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पर मूलभूत रूप से WPI और CPI में अंतर को समझ प्रयास करेंगे कि भाई WPI जो है वो किन किन आधारों पर है और CPI है वो किन किन आधारों पर है, ये देखेंगे। तो WPI जो है वो 4 प्रकार का है। पहला है जिसमें हम 117 वस्तुएं रखते हैं, प्राथमिक वस्तुएं। और दूसरा है ईंधन और ऊर्जा से संबंधित, उसके अंदर हम 16 वस्तुएं रखते हैं। WPI जो विनिर्मित संबंधित वस्तुएं रखी जाती है, वो 564 आर्टिकल्स हैं जो इसके अंदर WPI में दिए जाते हैं। और WPI में हम देखें तो मुख्य रूप से 697 वस्तुएं दी जाती हैं का बास्केट बड़ा है, होलसेल है। ये जो थोक मूल्य सूचकांक है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। पूरे भारत के लिए WPI एक ही होता है, आगे देखेंगे कितना है कि WPI जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही होता है। उसके बाद में इसमें केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं, सेवाएं शामिल नहीं। इसके अंदर जो आपके जो खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लगभग 20% के आस में ही खाद्य पदार्थ होते हैं, वो मतलब कम कम मात्रा में होती है। जब इन कमियों को देखा गया कि WPI में बहुत सारी कमी है, कि भाई ये राष्ट्रीय स्तर पर एक होता है, खाद्य संबंधी वस्तुएं इसके अंदर कम पाई जाती हैं, और इससे पूरा वैश्विक स्तर पर महंगाई का मापन अच्छी तरीके से नहीं होता, इसीलिए ये CPI को लाया गया। अब CPI, ग्रामीण CPI, शहरी CPI और ग्रामीण और शहरी CPI होता है। ये CPI उपभोक्ता मूल्य जो आपके सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय होता है उसके द्वारा जारी किया जाता है। CPI देश के साथ साथ राज्यों का और UT जो है आपकी उसका भी जारी होता है। ये अर्थात क्षेत्रीय CPI भी जारी किया जाता है, यानी क्षेत्रीय जो CPI है वो भी जारी किया जाता है। इसमें वस्तु के साथ साथ सेवाओं को शामिल किया जाता है। WPI में सेवा और वस्तु, केवल सेवाओं को शामिल करते हैं, वस्तुओं को। इसके अंदर जो खाद्य संबंधित जो सामग्रियां हैं वो अत्यधिक हैं, लगभग 45% के आसपास, उसमें 20% के आसपास थी। और जो इसमें 2014 के बाद से जो मुख्य सूचकांक भारत सरकार ने लिया हुआ है वो आपका CPI है, ना WPI। और प्रत्येक माह की 12 तारीख को CPI जारी होता है, और वो जो WPI है वो प्रत्येक माह जारी दोनों होते हैं, लेकिन गणना मुख्य रूप से तो ये मुख्य रूप से अंतर है। इसके अंदर कुछ कमियां हैं। मेन तो देखो सबसे बड़ी बात तो उसमें केवल वस्तुएं ही हैं, और इसके अंदर वस्तुओं के साथ सेवाएं हैं। और उसमें केवल हम खाद्य जो वस्तुएं हैं वो बहुत कम संख्या में लेते हैं, प्रतिशत में ली जाती है, लेकिन इसके अंदर जो हम जो लेते हैं वो अधिक मात्रा में ली जाती है, तो इसके अंदर इसीलिए इसको लाया गया है। तो WPI CPI में जो अंतर है आ गए होंगे, आगे तक देखते हैं। अब WPI राज्य पे बात करते हैं कि राज्य की वही आंकड़ों का खेल आ गया, कि सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है उसको देखने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे आधार वर्ष क्या है।
तो WPI का राज्य के अंदर आधार वर्ष है 1999, 2000, 1999, 2000, 2000। WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स राज्य में जो आधार वर्ष है वो 1999 और 2000 है। अब चूंकि इसमें वस्तुएं ली जाती हैं तो कुल वस्तुएं इसके अंदर 154 वस्तुएं हैं। पूछे कि राज्य के WPI में कितनी वस्तुएं हैं, कि साहब 154। प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं, कि साहब 75 हैं। सर्वाधिक वस्तुएं 75 हैं। सर्वाधिक वस्तुएं कृषि की है, प्राथमिक क्षेत्र की है, 75 हैं। विनिर्मित वस्तुएं पूछे तो 69 है, विनिर्मित वस्तुएं 69 हैं। ईंधन की वस्तु पूछे तो 10 है। यहाँ तक की बात समझ में। अब पूछे कि सर्वाधिक जो वृद्धि है वो किसमें हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो आपकी प्राथमिक जो क्षेत्र है उसके अंदर हुई है, प्राथमिक उत्पादों में हुई। उसके बाद जो विनिर्मित उत्पाद है, सबसे ज़्यादा भारांश जो है, हम विनिर्मित उत्पादों की बात करें, सबसे ज़्यादा भारांश जो है 49.85% सबसे ज़्यादा भारांश है। फिर वापस देख लेते हैं कि उक्त आंकड़ों से हम देखेंगे क्या है, तो सर्वाधिक संख्या जो है वो प्राथमिक वस्तुओं की कितनी है, कि साहब सर्वाधिक संख्या 75 है। सर्वाधिक वृद्धि दर प्राथमिक वस्तुओं की है 4.16%, 4.16%, 4.16% वहाँ पर दिख ही रही है। सर्वाधिक भारांश विनिर्मित वस्तुओं का है, कितना है कि 49.85% है। नकारात्मक वृद्धि जो है वो ईंधनीय क्षेत्र की दिखी है, ईंधनीय क्षेत्र। अब देखेंगे कि जो आपकी WPI है राज्य का, वो 394, देखेंगे अभी 394.68 है, ये रहा। तो राज्य का जो आपका WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है इंडेक्स है वो 394.68 है। और वहीं भारत के अगर WPI की बात करें तो 153.9 है। आगे चलते हैं। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक 387.90 था, जो कि 1.75% की वृद्धि दर के साथ में 394.68 हो गया है, 394.68 हो गया है। वही भारत के स्तर पर बात करें कि अखिल भारतीय स्तर पर 2000 इसमें 23 में 151.3 था, 151.3 था, 151 था, जो कि 1.72% की वृद्धि दर के साथ में 153.9 हो चुका है। दिमाग में बैठ जाएगा, आप देखना। अब ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसी के अंदर जब हम प्राथमिक वस्तु जो समूह है और विनिर्मित वस्तु समूह हैं, भाई ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जब हम दालें, फल, सब्जियां, दूध, अंडे, मांस, घी और ऑयल जो प्राथमिक वस्तु समूह है, और इनसे जो आपके विनिर्मित उत्पाद होते हैं, जैसे दूध से दही बनना है, छाछ बनना है या तंबाकू बनना है, इनके ऊपर जब बात करते हैं तो ये खाद्य सूचकांक कहलाता है, कि थोक मूल्य पर जो खाद्य सूचकांक है उसके ऊपर ये बात करने का प्रयास है। तो WPI तो आपके 394 समथिंग था, लेकिन ये पूछे कि थोक मूल्य खाद्य सूचकांक कितना है, तो आप बताएंगे कि 421.67 है। 421.67 है। इसमें हम इन वस्तुओं को लेते हैं। अब सर्वे में जो लाइन लिखी हुई है कि खाद्य वस्तुओं में सर्वाधिक देखेंगे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, हीट वेव का प्रभाव पड़ता है, कोई मानसून संबंधित बात है तो उसका प्रभाव पड़ता है, मौसम संबंधित है, ओलावृष्टि है, मूसलाधार बरसात है, सूखे की स्थिति है, इन सब चीज़ों का खाने वाली वस्तु प्रभाव पड़ता है। इनके आंकड़ों को लिया जाता है, इनको आंकड़ों को लेके देखा जाता है कि इनमें कितने महंगाई हुई है या मंदी हुई है, जो भी चीज़ें देखते हैं। तो प्राथमिक वस्तुएं हैं, दाल है, फल है, सब्जी है, दूध है, अंडे हैं, मांस है, इनको लेते हैं, और इनसे निर्मित जो विनिर्मित उत्पाद है उनको लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं थोक मूल्य खाद्य सूचकांक। थोक मूल्य खाद्य सूचकांक, खाद्य में हम दो वस्तुएं शामिल करते हैं, प्राथमिक वस्तु समूह और दूसरा है विनिर्मित वस्तु समूह। और उनका जो आंकड़ा है वो ये है कि खाद्य उत्पादन शामिल है, जो वर्ष 2023 में 403.92 था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 421.67 है। तो जब WPI की बात करें तो वो अलग है, वो 394 लगभग था। लेकिन जब इसके अंदर थोक मूल्य खाद्य सूचकांक की बात करें तो वो 421.67 है, 421.67 है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राज्य का। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कुछ कैटेगरियां हैं, जैसे CPI IW, CPI AL, CPI औद्योगिक श्रमिकों का CPI, कृषि श्रमिकों का CPI, ग्रामीण श्रमिकों का CPI और ग्रामीण, शहरी और संयुक्त का CPI। मैं बता चुका हूं कि CPI जो है एक बेहतर माप है जो इन्फ्लेशन है उसको नापने का।
ये जो कैटेगरियाँ की गई हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। ये अपने दिन प्रतिदिन में इनको जो भी सामान की क्रय करने की आवश्यकता होती है, वो करते हैं। ये कंज्यूमर हैं, उद्योग क्षेत्र का कंज्यूमर है, श्रमिक हैं, उनका है, खेत में रहने वाला तो ये उपभोग पे बात करते हैं, अर्थात वस्तु और सेवाओं में खुदरा मूल्यों में आए परिवर्तन को देखते हैं। यानी कि हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की तरफ जाके, जब रिटेल के बाद जब कंज्यूमर खरीदता है इसके अंदर, या उपभोक्ता जब खरीदता है, कंज्यूमर जब खरीदता है, तब हम इनके आंकड़ों को देते हैं। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। ये भी प्रति माह जारी होता है। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए जब कीमतों को देखा जाता है, तो हम सीपीआई को देखते हैं। और सरकार जो है, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, मुद्रास्फीति की जो गणना के लिए आधार लिया जाता है, वो सीपीआई को लिया जाता है, सीपीआई को लिया जाता है मुद्रा। इनका संबंधित परीक्षाओं में इतना ही सवाल आता है कि कौन कौन सा जो है वो आधार वर्ष कौन कौन सा है, और कौन कौन सी चीज़ें जारी करती हैं। तो सीपीआई आईडब्ल्यू का आधार वर्ष 2016 है। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल लेबर जो है वो, उसका आधार वर्ष 2016 है। सारे आधार वर्ष को एक बार देख देंगे हम, चिंता ही नहीं करना है, एक ही लाइन में बता देंगे कौन कौन सा आधार वर्ष किसका का है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर का है वो 2016 का है। एग्रीकल्चर लेबर है उसके लिए 86-87 है। और रूरल लेबर सबसे पुराना यही है। तो रूरल लेबर और एग्रीकल्चर जो लेबर है उसका 2000 1986-87 है। और ग्रामीण शहरी और संयुक्त जो सीपीआई है उसका 2012 है, यानी कि संयुक्त का जो है वो 2012 है। सीपीआई आईडब्ल्यू 2016, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का 86-87 है, और संयुक्त का आपके 2012 है। संयुक्त जो है वो एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, और बाकी सब जो है श्रम ब्यूरो तीनों जो है वो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किए जाते हैं। अब अब देखेंगे कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि आईडब्ल्यू, औसत औद्योगिक मतलब क्या होता है, जो लेबर होती है या मजदूर होते हैं जो उद्योग में लगे हुए, वो पिछले महीने में कितनी उनके उपभोग संबंधित वस्तुओं को खरीदते हैं, उनको उनके पिछले महीने में क्या खरीदा था, इस महीने में क्या खरीदा था, जो समय में परिवर्तन होते हैं उनको जो है उसको नापने का काम किया जाता है। चाहे वो जो आपके चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में लगे हुए श्रमिक हों, या आपके निजी क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक हों, दोनों से ही आंकड़ों को लिया जाता है। आधार वर्ष जो है वो 2016 है औद्योगिक श्रमिकों का, और जो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये सूचकांक प्रति माह के आधार पर जारी होता है। हर महीने आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। अब देखते हैं कि नवीन श्रृंखला और पुरानी श्रृंखला क्या है औद्योगिक में। तो सितंबर 2020 से पूर्व की बात करें तो जो सीपीआई आईडब्ल्यू या इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उनका आधार वर्ष 2001 था, जिसमें राज्य के 3 केंद्र शामिल थे, जयपुर अजमेर भीलवाड़ा। जयपुर अजमेर भीलवाड़ा 2020 से पहले, ये पुरानी श्रृंखला थी। 2020 से पहले आधार वर्ष 2001 था। सितंबर 2020 पुरानी श्रृंखला है, जयपुर अजमेर और भीलवाड़ा। अब इसके अंदर जो अजमेर के स्थान पर अलवर लिया गया है, नवीन श्रृंखला है, आधार वर्ष 2016 कर दिया गया है। सितंबर 2020 के बाद में नवीन श्रृंखला है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की, जिसके अंदर सितंबर 2020 से पहले की नवीन श्रृंखला है, आधार वर्ष जो है वो 2016 ले लिया गया है। और जो आपके अजमेर के स्थान पर अलवर को यहाँ पर लिया गया है, जयपुर अलवर भीलवाड़ा। ये मुख्य मुख्य बातें हैं, और यही सवाल उठते आए हैं, इसके सारे ले लिए गए हैं। दोनों क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं वो लिए जाते हैं, हर महीने वो क्या खर्च करते हैं, क्या उनके पैटर्न्स होते हैं खर्च करने के, वो देखने का काम करते हैं। ये पहला हुआ सीपीआई आईडब्ल्यू। तो वही बात लिखी हुई है कि अजमेर के स्थान पर अलवर हो गया है। 88 औद्योगिक केंद्रों से, देश के अंदर 88 औद्योगिक केंद्र है, जैसे राज्य के अंदर 3 है, देश के अंदर 88 है। और 2023 में निम्न वृद्धि, सबसे ज़्यादा वृद्धि जो देखी गई है, जो लेबर के अंदर जो देखी गई है, वो भीलवाड़ा में, उसके बाद जयपुर में, जयपुर के बाद सबसे ज़्यादा, सॉरी, अलवर में देखी गई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो देखी गई है वो अलवर में देखी गई है, अलवर के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद जयपुर में। इतना कोई डिटेलिंग में जाने वाला नहीं है, सर्वे में था इसलिए उठा के रख दिया है। आगे चलते हैं। अब सर्वाधिक वृद्धि वाला समूह खाद्य पेय पदार्थ जो है, भीलवाड़ा में सर्वाधिक खाने पीने की संबंधित चीज़ों की वृद्धि हुई है। रहने के लिए मकान बनाया है अगर लोगों ने, इंडस्ट्रियल वालों ने, तो वो जयपुर के अंदर बनाया है। कपड़े और जूतों के ऊपर जो सर्वाधिक खर्च किया गया है वो अलवर के अंदर खर्च किया गया है। तो खाद्य और पेय पदार्थ भीलवाड़ा में वृद्धि हुई है।
जयपुर में आवास के लिए रहने वालों के लिए वृद्धि हुई है, और वस्त्र और संबंधित जूतों की वृद्धि अलग। ऐसे ही हम देखेंगे कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों को जो एग्रीकल्चर में जो लेबर लगी हुई होती है उनके लिए 86-87 इनका आधार वर्ष है। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा ये जारी होता है, ये भी मासिक आधार पर जारी होता है, और ये जो वर्ष है वो जुलाई से लेकर जून के बीच में का वार्षिक वर्ष होता है। आइए देखते हैं, राजस्थान में खाद्य समूह जो है वो राजस्थान में 1402 हैं, खाद्य समूह की जो वस्तुएं हैं वो 1402 हैं, और सामान्य सूचकांक 1383 है। इतनी कोई डिटेलिंग में आज तक तो गए नहीं है और आगे भी जाने वाले नहीं है, रख दिया है, आप देख लें एक बार। अब सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो राष्ट्रीय सांख्यिकी क्रियान्वयन एनएसओ या सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे राजस्थान का तो कितना है, 188.20 है। अखिल भारतीय स्तर पर देखेंगे तो 193.11 है। और शहरी क्षेत्र का देखेंगे तो 187.96 है। और भारत के स्तर पर देखेंगे तो 188.34 है। संयुक्त देखेंगे तो 188.75, 188.75 और 190.8। अब आंकड़े ही आंकड़े हैं, कितने लेने हैं क्या लेने हैं वो आपको हम एक पेज में पूरा एक तालिका बना के अच्छे से और उसके अच्छे से बढ़िया तरीके से जो भी सवाल उसमें संभावित बनते हैं वो बता देंगे। पर ये ज़्यादातर बेसिक सवाल जो देखे हैं वो यही देखे गए हैं अभी, कि आधार वर्ष पूछ लिया, जारी कौन करता है ये पूछ लिया, और कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ये सब चीज़ें। अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे राजकोषीय प्रबंधन। ये इससे जो अगला टॉपिक होगा वो देखेंगे कि राजस्व घाटे क्या हैं, राजकोषीय घाटे क्या हैं, कुल प्राप्तियां कितनी हैं, कुल खर्च कितना है, कुल कुल कुछ जो कुल देनदारियां हैं वो कितनी है। क्लास एक दो दिन में होगी तो उसमें देखेंगे, ये देखेंगे। तो आज मैं समझता हूँ जो हमने आज समझने का प्रयास किया है, सारी चीज़ें जो हैं तसल्ली से हमने समझने की कोशिश की है। और आप इन सब चीज़ों को याद करने का प्रयास अभी नहीं करें, जब सर्वे को पूरा पढ़ लेंगे हम महीने डेढ़ महीने में तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमने देखा कि जीवीए और जीएस वीए जो हैं उसके बारे में हमने आज समझ को विकसित किया है। उसके बाद जीएफसीएफ को देखा है, उसके बाद बेसिक इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हम इन 1 या 2 महीने में पढ़ाएंगे। पूरे टॉपिक बारिश में लिए गए हैं मुख्य परीक्षा में, काम चल रहा है। मार्च के महीने में थोड़ी व्यस्तता थी, अब थोड़े से कर देंगे कंप्लीट। हम ये सोच रहे हैं कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, एक 10-12 घंटे की मैराथन है, वही इस महीने में जारी कर देंगे सारे सब्जेक्ट। और हिंदी के ऊपर एक विशेष फोकस देते हुए आपके लिए से प्रयास करके हिंदी पढ़ाने का 1 महीने। तो बेसिक इन्फ्लेशन देखा हमने, मूल्य सांख्यिकी देखी, सीपीआई देखी, डब्ल्यूपीआई देखी, वो वाला कंसेप्ट देखा, क्योंकि ये समझने और समझाने में हमें भी इसको याद करने में जो है वो थोड़ी समस्या। मानव प्रवृत्ति है, इतने आंकड़े याद रहते नहीं है, सच्चाई तो ये है। अब मैं आपके सामने यहाँ आके कहीं लिख दूँ और आके वापस बता दूँ और बार बार कर दूँ कि मुझे याद है, तो ऐसा होता नहीं है। बेसिक चीज़ है कि इनको याद करने का वीडियो लेक्चर्स में इनको 2 या 3 बार 4 बार अच्छी तरह से बोला जाए, कंसेप्ट को साथ इनको बांधा जाए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम इनको याद करने का प्रयास करें, कि भाई क्वेश्चन लगाएं उसका आंसर देखें उससे याद रहे। जब आप इसको सारे आंकड़े को हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में या उससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में जब करा देंगे, तो मेरा आपसे इतना सा कहना है कि एक पेज में आप लिख के जो भी आपके निकलने की जगह है, चाहे आप घर में रहते हैं या रूम में रहते हैं, तो वहाँ पे इसको चिपका दें। जहाँ से भी बारंबारता आपकी होती है निकलने की, वहाँ पे जाएं, उसको देखते रहें तो ये याद हो जाएंगे। या फिर एक कागज़ में लिख लें, पहली बार जब पढ़ें इसके अंदर तो उसको नीले पेन से निशान लगा लें उन आंकड़ों को, जब दूसरी बार पढ़ें तो उसको फिर लाल पेन से निशान लगा लें, तीसरी बार में जब पढ़ें तो उसके ऊपर हाईलाइटर लगा लें। तो बस इन काम को करने से ही ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। अब मैं यहाँ आके आपको सारी चीज़ें लिखा दूँ, देखिए प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, हम भी इसको आधे घंटे के वीडियो के लिए 1 घंटा लगा के याद तो कर सकते हैं, याद करके आपके सामने बता सकते हैं। इतना कोई बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं है, हो ही जाएगा वीडियो में, आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन परमानेंट तो नहीं, परमानेंट करने का तो जो प्रयास है वो हमने आपको बता दिया है, आप उस पर प्रयास करें। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आंकड़े किस तरह ध्यान में रहें, कंसेप्ट किस प्रकार है। ये इकोनॉमी के पूरे कंसेप्ट नहीं लिए, डब्ल्यूपीआई जब हम इन्फ्लेशन भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, जो हमारे आर एस मुख्य कारण परिणाम प्रभाव दिए हुए हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तब तसल्ली से इनको अच्छे से। आज का लेक्चर जो है वो समझता हूँ समझने और समझाने के लिए आपको पर्याप्त है, और महीने सवा महीने को और भारत की आप भी हमारा जो चैनल है नवीन, प्रयास रहेगा कि आप भी थोड़ा सा इसको
का प्रयास करें। हो सकता है हम में पढ़ने और पढ़ाने में ऑफलाइन में तो हम बच्चों से वार्तालाप करके चीज़ों को कर देते हैं। ऑनलाइन में आने में थोड़ी प्रिपरेशन है, समझ धीरे धीरे भी हम और अच्छे से समझ और समझ। धन्यवाद।